कल हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने डिस्कस किए थे हमारे जो टॉपिक हमने कवर अप किए हैं वो किए हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम दो टॉपिक कवर करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारे पास क्रिया और दूसरा हम समास को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम अपना अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हमारा काल वगैरह के ऊपर या बच्चे वगैरह के ऊपर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है उसमें हम डिस्कस करें यहाँ पे सबसे पहले क्रिया क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमसे जो हम एग्जाम देते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्रिया से भी पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया या क्रिया पहचानो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्रिया की डेफिनेशन की। क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या है क्रिया की, जिस शब्द से किसी काम का होने करने पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। यानी जिस शब्द से किसी काम का होना करना पाया जाए तो वह क्रिया कहलाती है। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप में को कहा जाता है। धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रिया की डेफिनेशन है, नोट था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, क्रिया का निर्माण जो है हमारा कैसे हुआ है। तो क्रिया का निर्माण देखो यहाँ पे, जैसे धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। धातु में जो है ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। तो धातु जैसे प्रत्यय हो गया और क्रिया हो गई, जैसे चल ना क्या बन गया, चलना, तो क्रिया बन गई धातु आ गई चल, धातु आ गई पढ़, प्रत्यय आ गया ना और आगे बनता है पढ़ना। तो इसमें क्या है कि ना प्रत्यय धातु, किसी धातु में जो ना प्रत्यय को जोड़ने को हम से क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे हंस जमा ना क्या बन गया हंसना, तो यहाँ पे ना प्रत्यय हो रहा है और धातु हंस हो रही है। जैसे रो जमा ना, तो क्या हो गया रोना, तो यहाँ धातु है रो और प्रत्यय ना, तो ये हमारा क्रिया बनती है। क्रिया का निर्माण इससे होता है। क्रिया का निर्माण कैसे होता है, ना प्रत्यय को जोड़ के जो है क्रिया का निर्माण किया जाता है। धातु में जो है ना प्रत्यय को जोड़ के क्रिया का निर्माण किया जाता है। आगे हम यहाँ पे करें क्रिया के भेद और प्रकार। क्रिया के दो भेद और प्रकार हैं, जिसमें क्रिया दो प्रकार की होती है, या रचना या हमारी किसमें है बनावट के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें क्या है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये दो क्रिया के हमारे भेद हैं। यहाँ पे कौन से भेद हो गए, क्रिया के दो भेद होते हैं हमारे पास, एक है सकर्मक और एक है अकर्मक क्रिया। अब हम इनको डिस्कस करेंगे बारी बारी। जो हमारी सकर्मक क्रिया होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म को या कर्म के होने की संभावना हो, जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव या पाल सिद्ध कर्म पर पड़े तो या कर्म की संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया होती है। बोलने का ये यहाँ पे, जिस क्रिया में जो है कर्म के होने की संभावना हो या उसका प्रभाव जो है इसके ऊपर पड़े, कर्म के पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक, तो इस कर्मक क्रिया की डेफिनेशन थी। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, राम जल खाता है, ठीक है, या राम गाना गाता है, तो क्या हो गया, गाना होगी धातु। यहाँ पे राम क्या कर रहा है, राम गाना गाता है, तो क्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे गाना गाना है क्रिया हो गई, गाता है तो क्रिया हो गई। यहाँ पे राम गाना गाता है तो इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इस कर्मक क्रिया है। इसमें क्या है, क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव या पाल सिद्ध कर्म से जुड़ा हो। तो यहाँ देखो राम, यहाँ पे करने की संभावना क्या हो रही है, राम गाना गाता है, तो क्या कर रहा है, गाना गाता है, मतलब तो गाता है तो कर्म हो रहा है। यहाँ पे राम कुछ काम कर रहा है, पत्र लिख रहा है या गाना गा रहा है, तो ये सारा जो है यहाँ पे ये कर्म की संभावना हो रही है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है, मतलब। ठीक, अब इस तरह हम अकर्मक क्रिया देखें। यहाँ पे अकर्मक क्रिया हमारे पास क्या है, अकर्मक क्रिया की जो हम डेफिनेशन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं कर्मक क्रिया क्या बोलती है। तो अकर्मक क्रिया है, देखो, जिस क्रिया में कर्म ना हो, जिसमें कोई काम ना हो, या क्रिया का जल या प्रभाव सिद्ध कर्ता पर पड़े, जो क्रिया का जो जल या प्रभाव है वो जो कर्ता पे पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये तो कर्म की संभावना ना हो और क्रिया का प्रभाव जो सिद्धा कर्ता पर पड़े तो उसे क्या बोलते हैं, हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे। इसकी ट्रिक है हमारे पास, अगर काम खुद कर रहे हो तो अकर्मक क्रिया होगी, अगर आप अपना काम जो है अपने आप खुद कर रहे हो तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना
ओढ़ना, पसीना आदि वर्ड हम यूज करें किसी वाक्य में तो समझ जाओ कि ये जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है और अकर्मक क्रिया का यहाँ पे यूज हो रही है। अब हम इसमें देखेंगे इसके कैसे इसको हम करते हैं। क्रिया के अन्य भेदों की हम बात करें तो क्रिया के अन्य 6 भेद हैं, ठीक है। क्रिया के अन्य 6 भेद है। इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, दीर्घकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। तो ये क्रिया के अन्य भेद है हमारे पास दो। वैसे हमारे पास 2 भेद हैं, बाकी जो अन्य इसके भेद हैं वो है हमारे पास पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे इनको कि इसमें क्या क्या है। तो पूर्वकालिक क्रिया देखो क्या है हमारे पास। सबसे पहले पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। जब कोई जो करता है, जो काम करने वाला है, एक काम को समाप्त करके दूसरा काम शुरू करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो हमने काम पहले किया है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखो, रीना खाना खाकर सो गई। रीना ने क्या किया, खाना खाया फिर वो सो गई। तो खाना उसने पहले खाया और उसने क्या किया, बाद में सो गई। तो इसने पहले कौन काम किया, पहले काम किया खाना खाने का, खाना खाया। तो ये हो गया हमारे पास पूर्वकालिक, क्योंकि वो खा चुकी है, मतलब खाकर सो गई, ठीक। ये पूर्वकालिक है हमारे। राम पत्थर लिख कर चला गया। राम ने क्या, पत्थर लिखा, पहले क्या पत्थर लिखा फिर चला गया। ये पूर्वकालिक क्रिया होगी हमारी, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया के अगर कुछ इस तरह के वाक्य आए तो ये इसकी पहचान है। या कर या करके ये वर्ड यूज हो तो ये इसकी जो है इसकी पहचान है, कर्म का पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है। इस तरह आगे जाके देखें हम इसमें। अगर हमारे पास द्विकर्मक क्रिया, इसमें क्या होगा द्विकर्मक क्रिया में, इसके सबसे पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा। द्विकर्मक, जिस क्रिया में 2 कर्म हो वह द्विकर्मक की कहलाती है। जिसमें अगर 2 काम हम इकट्ठे करें या दो काम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। आगे देखो उदाहरण के लिए, रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई। रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई। तो यहाँ पे क्या 2 ऑब्जेक्ट हमारे आ रहे हैं, ठीक है। 2 काम हो रहे हैं, बच्चों और अंग्रेजी। इस तरह अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। यहाँ पे क्या है, अध्यापक ने बच्चों और इसमें हिंदी। तो 2 उसमें हो रहे हैं हमारे, द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। मतलब इसमें 2 क्रियाएं हो रही है, 2 काम इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। अध्यापक भी अपना काम कर रहा है और बच्चे अंग्रेजी पढ़ाई, ये भी एक इसमें है, ठीक है। अब इसी तरह हम देखें जो हमारे पास अगला उसमें उदाहरण है वो है हमारे पास संयुक्त क्रिया। क्या है, सब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जब कोई क्रिया जो है 2 क्रियाओं के मतलब मिलाने से या संयोग से जो है निर्मित होती है तो वह हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो इसका हम उदाहरण देखेंगे, क्रिया का संयुक्त क्रिया का उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे क्या है, इसकी पहचान सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जहां आवाज या ध्वनि में बल लगाना पड़े, जैसे जाने दो, तो इस तरह के शब्द यूज हो तो ये हमारी इसकी पहचान है। उदाहरण के लिए लिखें, मैंने किताब पढ़ ली। मैंने किताब पढ़ ली, तो यहाँ क्या हुआ, किताब पढ़ ली। तो ये 2 इसमें क्रिया यूज हो रही, मतलब हमारी 2 संयुक्त क्रिया बन रही हैं। दो क्रियाओं को मिक्स करके जो है एक क्रिया बन रही है। रीना खेलती कूदती रहती है, तो यहाँ खेलती भी है वो कूदती भी है, 2 क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। मोहन पढ़ता लिखता रहता है, तो यहाँ पढ़ रहा भी है लिख रहा भी है। देखो, दिव्या फोन कंप्यूटर चलाती रहती है, तो क्या हो रहा है, फोन भी एक क्रिया है, कंप्यूटर भी एक क्रिया है और चलाती रहती है। तो ये संयुक्त क्रिया है। जब 2 क्रिया आपस में मिलकर जो क्रिया बनाती है तो वो संयुक्त क्रिया हमारी बनती है, ठीक है। अब इस तरह हम आगे करेंगे डिस्कस प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है हमारे, तो यहाँ देखें हम प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो कोई करता है, यानी हम कोई काम कर रहे हैं, हम मान लो हम हैं और कोई दूसरा पर्सन है, हम दूसरे पर्सन को बोल रहे हैं कि तू ये काम कर, या कोई किसी काम को करने के लिए इसको बोल रहे हैं कि ये काम ऐसे करो। तो उस टाइप की जो क्रिया होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो उनको क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोलती हैं। जो करता है दूसरे स्वयं कार्य ना करके दूसरे बंदे को जो है कि किसी पर्सन को जो है अन्य पर्सन को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे धातु में आना तथा बाना, ये जो इस तरह के यूज हो तो वो हमारे इसके हैं, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया है हमारे आना, द्वितीय है बाना। आना बाना ऐसे शब्द यूज हो तो मतलब हमारे प्रेरणार्थक क्रिया के हैं। उदाहरण के लिए देखो, चलना चलवाना, तो चलना आ रहा है, चलवाना आ गया, उठना उठवाना, उठाना, इस तरह के हैं। ये हमारे इसके उदाहरण है, प्रेरणार्थक क्रिया के हैं मतलब है। अब इस तरह हम आगे देखते हैं।
हमारा है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं क्या होती है उसको देखते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती हैं। तो जो सहायक क्रिया है वो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट करती हैं और पूर्ण करती हैं, तो वो हमारी सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे क्या है इसमें, उसके जो वर्ड है हूँ, हे, चा, ची, चे, था, थी, थे, ता, ती, थे, गा, गी, गे, ये किस तरह के शब्द यूज हो तो वो क्या है हमारी सहायक क्रिया है। जैसे उदाहरण के लिए देखो क्या है, वह स्कूल जाती है, तो क्या क्या हो रहा है, ती है जाती है। वह खाना खाएगी या खाएगा, तो यह धातु का नाम क्रिया, नाम धातु क्रिया, कुछ इस तरह के इसके उदाहरण है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे समास को लेके कि हमारी समास क्या होती है। क्रिया हमने डिस्कस कर ली, अब हम डिस्कस करेंगे समास को। डिस्कस करेंगे समास। समास क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे और बहुत सारे लोग इनको गलत करते हैं। हर एग्जाम में यहाँ समास से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, पक्का पूछा जाता है। तो समास क्या है, समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। जैसे मतलब समास का अर्थ है छोटा या संक्षिप्त, बिल्कुल छोटा। जैसे राजपुत्र, देशभक्ति, तो ये इसका समास के जैसे उदाहरण है। मतलब संक्षेप है और संक्षिप्त भी है, ठीक है। इस पर देखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए शब्द को जो है हम नए अर्थक शब्द को जो है हम समास कहते हैं। समास के भेद कितने, हमारे पास 6 भेद हैं। अब हम इसमें 6 भेद है, बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे, उनकी पहचान भी आपको बताएंगे और ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे उनको करते हैं। ट्रिक कैसे में देखो क्या है, ट्रिक अब तक दा, ये इसकी ट्रिक क्या याद करने की। अगर आपको समास के भेद का याद करने हैं तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो, अब तक दादा, अब तक दादा। देखो अब से, अ से क्या बना, अब से बना अव्यय भाव समास, ब से क्या बना बहुब्रीहि समास, त से बना तत्पुरुष समास, क से बना कर्मधारय समास, द से बना द्वंद्व समास और द से बना द्विगु समास। तो ये इसका हम इनको याद करने का हम एक सिंपल सा जो ट्रिक है हमारे पास वो है अब तक दादा। इससे हम जो समास के भेदों को याद कर सकते हैं कि इसके कितने भेद हैं और किस टाइप से इसको एक याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी इनको। पहले हम करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, उसकी पहचान कैसे है। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हैं, जिस समास के जो दोनों पद हैं वो हमारे प्रधान हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए तो द्वंद्व समास कहलाते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान है और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए तो ये जो है हमारे द्वंद्व समास को कहते हैं। नोट के लिए ट्रिक के लिए क्या है, या ये वाला सिंबल आए और या वर्ड हमारे बीच में आए तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसके हम कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे विपरीत नहीं, विपरीति भी होते हैं, इसमें कुछ विपरीत भी जैसे देखो उदाहरण के लिए इसमें पढ़ते हैं द्वंद्व समास का क्या उदाहरण होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास दिन रात, मतलब दिन और रात है ना, जैसे आ रहा दिन रात, दिन और रात। घास फूस देखो है हमारे पास, नर नारी हो गया, तो सुख दुख, यहाँ पे नियोजन शब्द जो है हमारा यूज हो रहा है। देखा तो जो नियोजन का निशान आ रहा है हमारे पास, तो ये है देवासुर है, देवासुर, देव और देवासुर, रुपया पैसा हो गया। इसमें ये सब ये जो है हमारा ये जो है नियोजक का निशान जो यूज हो रहा है, तो ये द्वंद्व की पहचान है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। जैसे हरिहर है, तो ये भी इसकी जो है द्वंद्व की जो हमारा है इसका जो है पहचान है, द्वंद्व समास की ये पहचान है। कौन सा उदाहरण है, द्वंद्व का हमारे पास जो उदाहरण है। द्वंद्व की मैंने आपको पहचान बता दी। अब आगे चलते हैं हम द्विगु समास। द्विगु में सिंपल सा आपको याद रखना कि संख्यावाची और कोई संख्या इन्वॉल्व हो रही है तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। इसकी सिंपल सी पहचान है। और उसकी पहचान देखो, जिस समास का पहला पद संख्या विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वह द्विगु समास कहलाती है। जिस समास का जो है पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वो हमारी द्विगु समास कहलाती है। जैसे संख्या उदाहरण के लिए देखो, चौराहा, चौपाला, शताब्दी, चौमासा, सप्ताह या इस तरह के दोपहर, अगर मतलब संख्या आ रही है ना कोई तो वो द्विगु समास है हमारी। अब हम डिस्कस करेंगे बहुब्रीहि समास हमारी। जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि इनको मिलाकर तीसरा पद का निर्माण हो तो वह हमारी जो है बहुब्रीहि समास कहलाती है।
जिस समास का ना पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है, बल्कि इनको मिलाकर जो तीसरा पद का निर्माण हो तो वह हमारी बहुब्रीहि समास कहलाती है। अब इसके नोट के लिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वह हमारी बहुब्रीहि समास कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, हम इसके उदाहरण देखते हैं बहुब्रीहि के। देखो यहाँ पे है, पहला उदाहरण देखते हैं इसमें, ये देखो चक्रपाणी, चक्रपाणी, पंचानन, लंबोदर या चतुरानन हमारा हो गया, गिरिधर हो गया, त्रिनेत्र हो गया, दफानन हो गया। तो इस तरह के अगर शब्द आए, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं है, इनसे क्या तीसरा शब्द जो हमारा बन रहा है मतलब, तो ये जो है हमारे इसके उदाहरण है, ये बहुब्रीहि समास के हमारे उदाहरण है। अब देखता हूँ कर्मधारय समास देखते हैं। कर्मधारय समास क्या होती है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपभान का संबंध स्थापित हो तो वह हमारी कर्मधारय समास कहलाती है। यानी तुलनात्मक शब्द उसमें जब यूज हो तो वो हमारी क्या है? कर्मधारय समास है मतलब। ठीक है, जिसमें तुलनात्मक शब्द का हम यूज करें तो वो है हमारा कर्मधारय समास है मतलब। ठीक है, इसमें क्या है? जिस समास का उत्तर पद हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपभान का संबंध स्थापित हो तो वह हमारी कर्मधारय समास कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें यहाँ पे, तो यह निलोत्पन्न हो गया, ये हो गया हमारा चरण कमल हो गया, मृगनयन हो गया, महाजन हो गया, अधमरा हो गया। तो इस टाइप के अगर हमारे जो है मतलब तुलनात्मक शब्द इसमें यूज हो तो वो हमारी जो है कर्मधारय समास है। अब हमारे पास अव्ययी भाव समास, अब इसको हम डिस्कस करें। अव्ययी भाव को हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है? जिस समास का पहला पद प्रधान वह अव्यय हो तो वह हमारी अव्यय भाव समास कहलाती है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो तो वह हमारी अव्यय भाव समास कहलाती है। यानी अव्यय मतलब पहला पद क्या हो गया हमारा? पहचान नोट, आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि उपसर्ग अगर ये हो तो उसको हम जो है मतलब अव्यय भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो इसमें क्या है? उदाहरण के लिए यहाँ पे आजीवन हो गया, अनुसार हो गया, दिनों दिन हो गया, आजन्म हो गया, उपकार हो गया, रातों रात हो गया। तो इसमें क्या है? उपसर्ग ये अव्यय हो रहे हैं, अव्यय भी आ रहे हैं और क्या हो रहा है इसमें उपसर्ग भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो इस टाइप की जो समास होती है उसको हम अव्यय भाव समास कहते हैं। अब हमारे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष क्या है हमारी? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो, उन दोनों में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है हमारा। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह हमारी तत्पुरुष समास कहलाती है। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद हमारे पास होते हैं। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। को यानी तत्पुरुष में कर्ता एवं संबोधन नहीं होता होगा, जिसमें तत्पुरुष में जो कर्ता एवं संबोधन नहीं होगा। जैसे क्या होगा हमारे उदाहरण के लिए? गगनचुंबी हो गया, चिड़ी मार हो गया, जेब कतरा हो गया, अंश प्राप्त हो गया, रग चालक हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया। इस तरह के अगर ये हो तो मतलब ये जो है हमारी तत्पुरुष समास है। इसमें देखते हैं देखो क्या है, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है हमारी। कारकों के कैसे पहचान करने? कारक, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान। जो हमारा कारक का है इसको मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल सी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से सब जो ये जिस टाइप से इसको हम याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का की रा रे री अधिकरण में पर वे संबोधन हे अरे भो। इस टाइम से हम वो याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को हमने पढ़ा है सबने, इसको हम डिस्कस करते हैं, याद करते हैं। तो इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं हमारे पास, कारकों की संख्या 8 होती है। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये हमारे क्या है? ये कारक है हमारे। ठीक, अब इनके जो चिन्ह है, जैसे कर्ता से ने हो गया, कर्म को कारण से के द्वारा चिन्ह हो गया, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, और इस टाइप के यूज हो तो ये अपदान है। संबंध का की रे रा री हो गया, अधिकरण में पर बे हो गया, संबोधन में हे भो बा हाय। इस तरह के जो यूज हो तो हमारे ये जो है हमारे कारक है मतलब कारक चिन्ह है। अब इस तरह हम इसमें देखें,
देखो यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास से दो के द्वारा, ठीक है, सुरचरित्र मनचाहा, उदाहरण इसके तुलसीकृत हो गया, रोगग्रस्त हो गया। तो ये जो हमारे जो उदाहरण है कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इस तरह संप्रदान तत्पुरुष के लिए के देखें हम तो के लिए इसमें यूज होता है, ठीक है। गौशाला, भोजनालय, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। प्रयोगशाला हो गया, हमारा देशभक्ति, रसोई घर, ये जो है हमारे संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ठीक है। इस तरह अपदान तत्पुरुष समास के जो है उदाहरण दिए गए हमारे अपदान के। देखो यहाँ पे क्या है, मतलब से अलग होने का प्रभाव। यहाँ देखो कर्ज मुक्त होना, मतलब कर्ज से मुक्त हो गया, अलग हो गया, देश में निकाला हो गया, पाप मुक्त हो गया, पद मुक्त हो गया। तो इसके जो है ये अपदान तत्पुरुष के उदाहरण है। इस तरह संबंध तत्पुरुष समास का है का, की, रे, रारी आदि हो, राजाज्ञा, राजा रानी हो गया। तो ये जो है इसके उदाहरण है। इस तरह अधिकरण तत्पुरुष समास हमारे में क्या है, मैं, पे, पर, उदाहरण आप बीती, इसका हो गया। तो इसके उदाहरण है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे जो हमारा इनके ऊपर कुछ जो एमसीक्यू है वो हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो चलते हैं अपने एमसीक्यू के ऊपर। तो जो हमारा सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है वो है हमारे पास, क्रिया के किस रूप में काम होने का पता चले तो उसे क्या कहते हैं। अगर क्रिया के जिस रूप में काम होने का पता चले उसके क्या कहते हैं, कोई बता सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे भूतकाल कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, कोई नहीं कहते हैं। तो वो जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इसमें वर्तमान काल। ठीक, आगे चले देखते हैं इसमें क्या है। इनमें से किस वाक्य में गलत क्रिया का उपयोग हुआ है। इनमें जो है किस वाक्य में जो गलत क्रिया का उपयोग हुआ है। ये पंक्तियां सूरदास पाठ से ली गई हैं। हम रात में भोजन करते हैं, अब तुम जाओ, या आप आम खा के देखो। इन वाक्य में जो है किस में जो गलत क्रिया यूज हुई है। तो जो ये वाक्य है इसमें जो गलत क्रिया हुई है वो है आप आम खा के देखो। ये जो है इसमें गलत क्रिया हुई है यूज हमारी, आप आम खा के देखो। इसमें जो है गलत क्रिया यहाँ पे यूज हुई है। इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इस तरह देखो, इनमें से किस वाक्य में सकर्म क्रिया नहीं है। ये जो वाक्य है इनमें किस में जो है सकर्म क्रिया नहीं है। सोहन देर तक सोता है इसमें है, या रमा पत्थर लिख रही है इसमें नहीं है, मैंने उसे एक पुस्तक दी इसमें नहीं है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं इसमें नहीं है। तो जो हमारी सकर्मक क्रिया है वो हमारी इस वाक्य में है, सोहन देर तक सोता है। तो ये देर तक सोना जो है सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। बाकी सकर्मक क्रिया है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है हमारी। हमसे पूछा गया था तो किस वाक्य में, तो इसमें है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखें हम, चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो मैंने आपको सारे डिस्कस किए हैं। बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्थर लिख रहा है, या वह पढ़ रहा है। किस में जो है हमारी अकर्मक क्रिया यूज प्रयुक्त है मतलब। तो जो हमारी अकर्मक क्रिया है वो है हमारी बच्ची सो रही है, ये अकर्मक क्रिया है। बच्ची सो रही है ये हमारी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखें यहाँ पे हम, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसको जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं क्रिया। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ इनमें जो किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कहते हैं जहाँ पे दो कर्म एक साथ इकट्ठे किए जा रहे हैं, ठीक है। वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं, ये है। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थी को पुरस्कार दिए। मनीष चाय भी पीता है और दूध भी पीता है, या पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है। तो इसमें किसमें दो द्विकर्मक क्रिया है, कोई बता सकता है इसमें। तो किसमें जो द्विकर्मक क्रिया हमारी है वो है हमारी बी में, प्राचार्य ने विद्यार्थी को पुरस्कार दिए। ये जो है हमारी इसमें जो है हमारी ये इसमें कर्मक क्रिया है, सॉरी द्विकर्मक क्रिया है। अगला देखिए हम इसमें,
सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। यहाँ पे हमें सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटना है। हरीश बस पर चढ़ गया, ये है। या कैलाश छत से नीचे गिर गया, या ये है। या स्टीफ ने केले खरीदे, ये है। और राजू फदा सोता रहता है। तो इसमें हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य, हमें चूज करना है। तो जो इसमें सकर्मक क्रिया वाला जो हमारा वाक्य है वो है हमारा स्टीफ ने केले खरीदे। केले खरीद रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि केले खरीद रहा है वो। अगला ऑप्शन देखिए 8वां। किसी वाक्य का करने या होने, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाली शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये देखो क्रिया की डेफिनेशन आ रही है हमारी। इसको क्या बोलते हैं? हम इसको क्रिया बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो क्रिया की डेफिनेशन में डिस्कस की, तो उसमें क्या था, किसी काम को करने या होने का जो बोध होता है तो वो हमारी क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें यहाँ पे क्रिया से। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? यहाँ पूछा किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया उपयोग हुई है। वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है, इसमें है। मैंने दुकान से फल खरीदा, इसमें है। लड़के ने अपने साथी को पुरस्कार दी, इसमें है। उसने एक रोचक कहानी पढ़ी। तो इन किसमें वाक्य, कौन से वाक्य में जो हमारी द्विकर्मक क्रिया है? तो जो हमारी द्विकर्मक क्रिया है, और लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, अपने साथी को पुस्तक दी। तो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया है। इसमें दो क्रियाएं इकट्ठी हमारी आ रही हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास निम्न में से क्रिया शब्द है। क्या शब्द है? करता है, आपको, जगत या आंतरिक। इनमें से कौन सा क्रिया है? मतलब तो जो करता है वो यहाँ पे क्रिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे समास के साथ साथ में। यथाशक्ति में जो है कौन सा समास है? जो हमारा यथाशक्ति है इसमें कौन सा समास है हमारा, कोई बता सकता है? तो जो यथाशक्ति है हमारा, इसमें एक बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, अव्यय भाव है, या कर्मधारय है। तो जो यथाशक्ति है इसमें जो समास यूज किया गया है वो अव्यय भाव समास इसमें यूज किया गया है। अव्यय भाव समास का ये उदाहरण है, ठीक है। आगे चले हम। महोदय में कौन सा समास है? जो महोदय शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो महोदय में तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है। तो जो हमारा महोदय है, महोदय किससे संबंध आया है? ये आया हमारा कर्मधारय से, किसी उसमें से ये हमारा कर्मधारय से संबंध रखता है महोदय। करता वो उसमें क्योंकि काम है, किसी संबोधन कर रहे हैं हम किसी को, ठीक है। तो कर्मधारय से धारय समास है। दफानंद में कौन सा समास है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दफानंद दिया है। तो कहीं इसमें क्या करेंगे, इसमें जो दफानंद शब्द है इसको सोचेंगे कि भाई ये इसमें 10 आ रहा है तो ये मतलब द्विगु है, क्योंकि संख्यावाची है तो द्विगु नहीं है। या इसमें पूछा है दफानंद में कौन सा समास है? 10 है जिसके सिर, अव्यय भाव है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है। तो जो हमारी दफानंद है वो हमारी बहुब्रीहि समास है। बहुत सारे लोग इसको क्या करें, द्विगु करेंगे क्योंकि संख्या आ रही है, तो द्विगु नहीं है, नन है यहाँ पे। तो यहाँ पे करिए हमारी बहुब्रीहि समास है। जो दफानंद है हमारी वो हमारी बहुब्रीहि समास है। इसका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि। इस तरह आगे हमारे पास है सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है। तो ये भी हमारा जो सप्तऋषि है वो भी हमारा किस सप्तऋषि जो है सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, ये कौन सा है हमारा? तो ये हमारा संख्यावाची आ रहा है, तो द्विगु है। आगे चले हम इसमें। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? तो कोई भाई और बहन है तो कौन सा समास है, कोई बता सकता है भाई बहन में कौन सा है? तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है और बहुब्रीहि है। तो इसमें देखो उसका नियोजक का निशान आ रहा है भाई और बहन में। नियोजक का निशान आ रहा है कौन? तो नियोजक का निशान किसमें होता है? द्वंद्व में होता है, तो द्वंद्व है। आगे चलते हैं। राजा रंक में कौन सा समास है? देखो यहाँ पे राजा रंक है, इसमें भी ये आ रहा है हमारा नियोजक का आ रहा है। तो राजा रंक में कौन सी है? तो राजा रंक में हमारी द्वंद्व आई, ठीक है, द्वंद्वी समास है इसमें भी। राजकुमार में कौन सा समास है? आगे पूछा गया है। तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, अव्यय भाव है, या कौन सा समास है? तो राजकुमार में कौन सी हमारी समास है? राजकुमार में जो हमारे पास समास है वो है तत्पुरुष। तत्पुरुष का ये उदाहरण है राजकुमार, तत्पुरुष उसमें समास है। इस तरह अगला ऑप्शन हमारे पास देखें, वो है हमारे पास अत्र जल में, अन्न जल में कौन सा समास है? अन्न और जल, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या बहुब्रीहि है, कर्मधारय है। तो देखो इसमें भी वो नियोजक का, इसमें जो हमारा इसमें नियोजक का निशान आ रहा है। देखो नियोजक का जब निशान होगा या और शब्द होगा यूज,
तो वो आपको पता है कि किसका है, वो हमारा द्वंद्व के हमारे उदाहरण है, तो इसमें द्वंद्व है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें पद चयुक्त में कौन सा समास है। तो ये शब्द है, इसमें पद चयुक्त में कौन सा समास है, कोई बता सकता है इसमें कौन सा समास है। तत्पुरुष है, कर्मधारय, बहुब्री है, कर्मधारय है, अव्ययभाव है। तो जो ये हमारा है, इसमें जो समास हमने यूज किया है पद युक्त में, वो तत्पुरुष समास है हमारी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से अब। भरपेट में कौन सा समास है, जो हमारा भरपेट है इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि है या अव्ययभाव है या तत्पुरुष है या कर्मधारय है। तो जो हमारा ये भरपेट है, ये हमारी अव्ययभाव समास है। तो ये थे कुछ समास के एग्जाम्पल। आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर आज की जो हम ये क्लास है यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए गुड बाय।